सोचिए जरा, अगले 1 मिनट में जब तक मैं अपना अगला सेंटेंस पूरा करूंगी ना, आपके और मेरे शरीर के अंदर लगभग 30 लाख, जी हाँ, 3 मिलियन सेल्स मर चुके होंगे और उनकी जगह बिल्कुल नए सेल्स ले लेंगे। मतलब माइंड ब्लोइंग, राइट? ये एक ऐसा फैक्ट है जो लिटरली दिमाग हिला देता है। तो नमस्कार, आज के इस एक्सप्लेनर में हम जीवन की एक बहुत ही शानदार यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम बिल्कुल बेसिक, सबसे छोटी इकाई से शुरू करेंगे और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज तक जाएंगे। हम देखेंगे कि आखिर ये माइक्रोस्कोपिक बिल्डिंग ब्लॉक्स एक साथ जुड़कर कैसे इस पूरी दुनिया और खुद हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। सेल, जिसे हम कोशिका भी कहते हैं, बेसिकली जीवन की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने इसे खोजा था। लेकिन पता है इसका स्केल कितना हैरान करने वाला है? एक तरफ बैक्टीरिया का सेल होता है जो सिर्फ 0.1 माइक्रोमीटर जितना, यानी बेहद छोटा होता है, और दूसरी तरफ एक शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच का अंडा जो एक्चुअली 17 मिलीमीटर लंबा एक सिंगल विशाल सेल है। इमेजिन दैट। तो चलिए फटाफट देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम समझेंगे द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फिर चलेंगे इनसाइड द सेल्यूलर सिटी, उसके बाद प्लांट वर्सेस एनिमल सेल्स का कंपैरिजन होगा, फिर द आर्किटेक्चर ऑफ प्लांट्स और आखिर में एनिमल टिश्यू टाइप्स। शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जहां हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की। देखिए, ये पूरी बायोलॉजी का सबसे फंडामेंटल डिवीजन है। अगर हम सेल्स को बांटे ना, तो बेसिकली 2 मेन कैटेगरीज आती हैं। एक तरफ है प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये काफ़ी प्रिमिटिव होते हैं, मतलब इनमें कोई प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और इनका डीएनए ऐसे ही न्यूक्लियर्ड रीजन में फ्रीली तैरता रहता है, जैसे बैक्टीरिया में होता है। और दूसरी तरफ आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। ये एडवांस्ड हैं, हाईली ऑर्गेनाइज्ड हैं और इनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जिसमें इनका जेनेटिक मटेरियल एकदम सेफ और सिक्योर रहता है। इस कंपैरिजन से ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस कितनी अच्छी तरह समझ आता है। एक तरफ प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल लग रहा है, जिसका डीएनए बिना किसी बाउंड्री के खुले में तैर रहा है, जबकि दूसरी तरफ वाला यूकैरियोटिक सेल किसी हाईली सिक्योर फैसिलिटी जैसा दिखता है, जिसके सेंटर में एक डिफाइंड और सुरक्षित न्यूक्लियस है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, इनसाइड द सेल्यूलर सिटी। एक टूर लेते हैं कोशिका के ऑर्गेनेल्स का। अब जरा सोचिए कि एक यूकैरियोटिक सेल सिर्फ पानी का एक बुलबुला नहीं है। ये अपने आप में एक बसलिंग, हाईली एफिशिएंट शहर की तरह काम करता है। और इस सेल्यूलर सिटी में हर किसी की एक बहुत ही स्पेसिफिक और क्रिटिकल जॉब है। जैसे न्यूक्लियस, ये इस शहर का दिमाग या प्रोसेसिंग यूनिट है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक पावर हाउस है जो एटीपी बनाकर पूरी एनर्जी सप्लाई करता है। गोल्जी अपैरेटस एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है जो प्रोटीन्स को पैक करके सही जगह पार्सल करता है। लाइसोसोम्स इस शहर के वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम हैं, जिन्हें हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहां एक्चुअल में प्रोटीन्स और फैट्स बनते हैं। यहाँ इस विजुअल सिटी मैप के जरिए हम एग्जैक्टली देख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म नाम के उस जेली लाइक फ्लूइड में ये सारी टाइनी फैक्ट्रीज और पावर हाउसेस कहाँ मौजूद हैं। एक बहुत ही छोटी सी जगह में कितनी सारी मशीन्स एक साथ मिलकर सीमलेसली काम कर रही हैं, सिर्फ एक सेल को जिंदा रखने के लिए। सही में नेचर का डिजाइन अद्भुत है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब इस कॉम्प्लेक्स सिटी को खुद को डुप्लीकेट करना हो तो ये होता कैसे है। उस प्रोसेस को हम मिटोसिस कहते हैं। इस रेप्लिकेशन प्रोसेस के स्टेप्स को याद रखना वैसे बहुत आसान है। सिर्फ एक सिंपल सा एक्रोनिम याद रखिए, PMATI। PMATI यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और इंटरफेज। बस इसी एग्जैक्ट साइकिल के जरिए एक सेल अपने जेनेटिक कोड की बिल्कुल परफेक्ट कॉपी तैयार कर लेता है। अब आते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पर, प्लांट वर्सेस एनिमल सेल्स और इनके की स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस। अब अगर हम बायोलॉजिकल लैडर में थोड़ा ऊपर जाएं, तो हम देखेंगे कि एक पौधे और एक जानवर का सेल आर्किटेक्चर एक दूसरे से काफ़ी अलग होता है। प्लांट सेल्स को अपनी जगह पर मजबूती से खड़े रहना होता है, इसलिए उन्हें शक्ति चाहिए, और यही वजह है कि इनमें एक रिजिड सेल वॉल होती है। उन्हें सनलाइट से अपना खाना भी बनाना है, इसलिए उनमें क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं, और इनमें एक बहुत बड़ा वैक्यूल भी होता है। उसके मुकाबले एनिमल सेल्स थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। उन्हें सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत नहीं होती। इनके वैक्यूल्स या तो बहुत छोटे होते हैं या फिर बिल्कुल होते ही नहीं हैं।
और इनका न्यूक्लियस आराम से सेंटर में होता है। अब इस कंपैरिजन का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए। ग्रीन प्लांट सेल में वो बड़ा सा हिस्सा यानी वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट्स कितनी ज्यादा जगह घेर रहे हैं, और इनकी इस मैसिव साइज की ही वजह से प्लांट सेल का न्यूक्लियस धक्का खाकर किनारे की तरफ यानी पेरिफेरी पर पुश हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ एनिमल सेल में देखिए, वहां न्यूक्लियस के पास सेंटर में आराम से रहने की पूरी जगह होती है। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, द आर्किटेक्चर ऑफ प्लांट्स, जिसमें हम मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज की बात करेंगे। जब ये स्पेशलाइज्ड सेल्स एक साथ कंबाइन होते हैं ना, तो ये टिश्यूज बनाते हैं। अब हमें पता है कि पौधों में तो लगातार अनस्टॉपेबल ग्रोथ होती रहती है, और ये ग्रोथ होती है एक तेजी से डिवाइड होने वाले टिश्यू की वजह से, जिसे हम मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। इसके 3 मेन टाइप्स हैं। पहला एपिकल मेरिस्टम, जो शूट और रूट के बिल्कुल टॉप पर होता है और पौधे की ऊंचाई बढ़ाता है। दूसरा लैटरल मेरिस्टम, जो साइड की वॉल्स पर होता है और तनों की मोटाई यानी हॉरिजॉन्टल गर्थ को बढ़ाता है। और तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम, जो नोड्स के बीच में होता है और नई ब्रांचेस निकालने में मदद करता है। तो कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करने के लिए हम एग्जैक्ट एनाटॉमी देख सकते हैं कि ये एक्टिवली ग्रोइंग टिश्यूज कहाँ पर मौजूद हैं। हाइट बढ़ाने के लिए ऊपर और बिल्कुल नीचे रूट्स में एपिकल टिश्यूज हैं, नई ब्रांचेस निकालने के लिए बीच में इंटरकैलरी टिश्यूज, और तनों की चौड़ाई बढ़ाने के लिए लैटरल टिश्यूज काम कर रहे हैं। हर टिश्यू की अपनी एक फिक्स्ड और ज़रूरी जगह है। यहाँ क्रूशल पॉइंट ये है कि जब ये सेल्स मैच्योर हो जाते हैं और डिवाइड होना बंद कर देते हैं, तब ये परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बन जाते हैं। पौधों में इसेंशियल प्लम्बिंग सिस्टम का काम 2 बड़े कॉम्प्लेक्स टिश्यूज करते हैं, जाइलम और फ्लोएम। दोनों में बड़ा फर्क है। जाइलम डेड सेल्स से बना होता है और ये पानी और मिनरल्स को जड़ों से लेकर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ले जाता है, जबकि फ्लोएम लिविंग सेल से बनता है और ये फोटोसिंथेटिक शुगर्स और खाने को पौधे के हर एक हिस्से में सभी डायरेक्शंस में ट्रांसपोर्ट करता है। इस मैकेनिज्म को इमेजिन करना कितना आसान है ना। जाइलम एक ऐसी पाइप की तरह काम कर रहा है जहां पानी का स्ट्रिक्ट वन वे ट्रैफिक जड़ों से ऊपर की दिशा में चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ फ्लोएम का फ्लो अलग है। पत्ती से बना हुआ खाना और शुगर पौधे में ऊपर नीचे हर दिशा में स्मूथली ट्रैवल कर रहा है ताकि पूरे प्लांट को एनर्जी मिल सके। तो अब आते हैं आज के आखिरी सेक्शन पर, एनिमल टिश्यू टाइप्स, बिल्डिंग द एनिमल बॉडी। प्लांट्स की उन रिजिड सेल वॉल्स से आगे बढ़कर अब हम एंटर करते हैं एनिमल बायोलॉजी की सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल दुनिया में। एनिमल बॉडीज में आउटर लेयर्स और इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करने का काम एपिथेलियल टिश्यूज करते हैं, और इनकी खासियत ये है कि इनका जो जॉब है, चाहे वो प्रोटेक्शन हो या एब्जॉर्प्शन, इनकी फिजिकल शेप बिल्कुल उसी के हिसाब से बनी होती है। जैसे स्क्वोमस टिश्यूज, ये पतले और फ्लैट होते हैं ताकि गैस एक्सचेंज आसानी से हो सके। क्यूबॉइडल, जैसा नाम से ही लग रहा है, क्यूब की शेप में होते हैं और ग्लैंड्स को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। कॉलमनर, लंबे कॉलम जैसे होते हैं जो इंटेस्टाइन्स वगैरह में एब्जॉर्प्शन के लिए फिट हैं। और जब इन्हीं स्क्वोमस टिश्यूज को कई लेयर्स में स्टक कर दिया जाता है तो बनता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वोमस, जो मल्टीपल प्रोटेक्टिव लेयर्स देता है, बिल्कुल हमारी ह्यूमन स्किन की तरह। इन अलग अलग आकृतियों को दिमाग में बिठाना काफी इंटरेस्टिंग है। फ्लैट स्क्वायर से लेकर लंबे टॉल कॉलम्स तक हर आकृति हमारे शरीर की आउटर लेयर्स को क्राफ्ट कर रही है, और यही वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारी बॉडी को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। चलिए अब इस पजल के आखिरी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं जो एक एनिमल बॉडी को प्रॉपरली जिंदा और फंक्शनल बनाते हैं। मस्कुलर टिश्यू, जिसमें स्ट्रिएटेड, स्मूथ और कार्डियक मसल्स आते हैं, शरीर के सारे वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। फिर आता है कनेक्टिव टिश्यू, जैसे बोन्स, कार्टिलेज और टेंडन्स, जो पूरे स्ट्रक्चर को लिंक करके एक एंकर और सपोर्ट देते हैं। और आखिर में फ्लूइड टिश्यू, यानी हमारा खून और लिम्फ, जो लगातार न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं और बीमारियों से लड़ते हैं। तो चलिए इस एक्सप्लेनर के एंड में मैं आपको एक बहुत ही प्रोफाउंड सवाल के साथ छोड़कर जाता हूं, जो हमारे ओपनिंग पॉइंट से ही जुड़ा है। अगर इस कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर मशीनरी के जरिए हर 1 मिनट में हमारे 30 लाख सेल्स मरते हैं और लगातार रिप्लेस होते रहते हैं, तो जो शरीर हमारा कल था, आज उसका कितना हिस्सा ट्रूली सच में सेम है? ये लगातार चलने वाली माइक्रोस्कोपिक रीजेनरेशन ना सच में जीवन का एक बहुत बड़ा और गहरा रहस्य है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से आपको थोड़ा नया पर्सपेक्टिव मिला होगा।